डेप्रिसिएशन होती है मुश्किल अल्फाजों में सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ द टेक्निकल ऑब्लिगेशंस। लेकिन आसान अल्फाजों में डेप्रिसिएशन, जब भी आप एक एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से उसकी जो वैल्यू में कमी आती है या उसकी जो यूजफुल लाइफ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम रीच करते हैं क्या कहते हैं रीच आउट करते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू में कमी आती है और हमने उस अमाउंट को, उसकी कैरिंग वैल्यू को रियलिटी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए हमने उसकी अमाउंट को कम करना होता है और उस अमाउंट से, जिस अमाउंट से हम उसको कम करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो ये किस वजह से आती है? ये वेयर एंड टेयर की वजह से आती है। सही है, आप एक सोफा है, आप उसके ऊपर रोजाना बैठते हैं, एक कुर्सी है, आप उसके ऊपर रोजाना बैठते हैं, तो ऐसे 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 उसको यूज करने की वजह से थोड़ी बहुत उसके अंदर उसकी क्वालिटी में थोड़ी बहुत कमी आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब उसकी वैल्यू में थोड़ी बहुत कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक और रीजन है टेक्निकल ऑब्सोलिसेंस। बड़ा मुश्किल लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एसेट जो कि टेक्निकली अब एकदम यूज करने के काबिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, वो पुराने जमाने में आते थे ना मोटे वाले कंप्यूटर्स, उसकी एग्जांपल लेते हैं। जिस साल लैपटॉप इन्वेंट हुआ होगा वो मोटे वाले कंप्यूटर्स की एकदम वैल्यू गिर गई होगी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजिकली इतनी इंप्रूव हो गई है कि उसका जो पिछला वर्जन है वो ऑब्सोलीट हो गया है, तो इस ऑब्सोलिसेंस की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है उसको भी डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, बहुत गौर से सुनना है। एक एसेट है, एक सोफा है, एक फर्नीचर की आइटम है जिसकी कॉस्ट थी 100,000 और मुझे पता है कि यार जब मैं 10 साल बाद इसको बेचूंगा तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू होता है बची हुई वैल्यू, तो जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 20,000 रुपया मिल जाएगा, 20,000 का बिक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, 10 साल की जो उसकी यूजफुल लाइफ थी, उस 10 सालों में उसकी वैल्यू कितनी अमाउंट से कम हुई? 80,000। दिस इज आवर डेप्रिशिएबल अमाउंट। इस 80,000 को हमने 10 सालों के ऊपर स्प्रेड करना है, हर साल थोड़ा 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 डेप्रिशिएट करेंगे एसेट को, ताकि इवेंचुअली जब हम उसको बेचें तो वो 20,000 की उसकी कैरिंग वैल्यू 20,000 का ही बिके। आइडियल सिनेरियो ये होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो ये नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन स्टिल ये एक एस्टिमेट होता है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो हमें कल को इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद हमें इससे रिकवरेबल हो जाएगी, हमें इससे रिकवर हो जाएगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन मेथड्स क्या है? एक मेथड आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक मेथड आपका रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, एक मेथड आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यूज किए जाने वाला मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस, सबसे कम यूज किए जाने वाला मेथड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्या होती है कि आपको पता चल गया कि यार मेरी 10 सालों में इस सोफे की वैल्यू 80,000 रुपए से कम हो जानी है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस 80,000 को डिवाइड करूंगा 10 के ऊपर, तो एक साल की मेरी डेप्रिसिएशन निकल आई 8,000। हर साल 8,000 की डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, हर साल 8,000 से मैं अपने एसेट को कम करता जाऊंगा, इवेंचुअली इट विल कम टू द डेप्रिशिएबल टू द रेजिडुअल वैल्यू 20,000। 10 सालों बाद 20,000 का एसेट मेरा रह जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि यार इस एसेट का ना 10% हर साल डेप्रिशिएट हो जाता है, 10% इसकी कैरिंग वैल्यू हमेशा कम हो जाती है हर साल। तो इसका मतलब है कि पहले साल अगर ये एसेट 100,000 का था, पहले साल इसकी कैरिंग वैल्यू 100,000 थी, मैंने कहा कि इसकी क्या कहते हैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, तो ये बनी 10,000। 10,000 लेस होगी डेप्रिसिएशन, अगले साल बच गया 90,000। 90,000 की वैल्यू बच गई, तो अब इस साल डेप्रिसिएशन क्या 10,000 ही होगी? नहीं, इस साल 10% लेंगे तो ये बनेगा 9,000। उससे अगले साल 81,000 बच गया, तो डेप्रिसिएशन आहिस्ता 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 कम होती जाएगी।
ये होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इवेंचुअली ओवर द यूजफुल लाइफ उसका इफेक्ट शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इससे होता ये है कि जब हमारे एक नया एसेट होता है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो यूज करता है वो ये अज्यूम करता है कि जो एसेट की वैल्यू है वो एक परसेंटेज के हिसाब से कम हो रही है, हर साल 10% या हर साल 5% उसकी वैल्यू कम होती है, 20% कम होती है। अच्छा, उसके बाद है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सबसे आसान मेथड ही, वैसे स्ट्रेट लाइन भी आसान है लेकिन सबसे ज्यादा मतलब के जनरल जेनेरिक मेथड ये है। एक मशीन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मशीन आपके 1,00,000 यूनिट्स बना के देगी, 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके आपको देगी, उसके बाद इस मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये मशीन किसी काबिल नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि ये मशीन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी? 1,00,000। अब अगर हमने 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा ली हैं उससे, तो इसका मतलब है कि हमने उसकी यूजफुल लाइफ को, उसकी यूजफुल कैपेसिटी को 50% यूज कर लिया है, हम उसकी कैरिंग वैल्यू को 50% से डेप्रिशिएट कर देंगे। या सिंपल हम उसकी कैरिंग वैल्यू को, हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी उसकी कैरिंग वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 100,000 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय जो हमारे टोटल यूनिट्स वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रहती है मशीन, तो हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 50,000। अब अगर हमने इस साल सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, इसका मतलब है कि हमने सिर्फ 10% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट मशीन हमने इस्तेमाल किया, तो हम उसको सिर्फ 10% से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों मेथड, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी हाईली टेस्टेड पॉइंट एग्जाम में, depreciation should begin when asset is available for use, not when it is put to use or start generating revenue। एसी हम लेके आए थे 1,03,000 का, 1,00,000 का एसी पड़ा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी थी 2,000, शाहिद भाई को 1,000 दिया था इंस्टॉल करने के लिए, शाहिद भाई कौन है मुझे भी नहीं पता। 1,03,000 का हमें ये एसी पड़ा था, डेप्रिशिएट होता गया होता गया होता गया, 3 सालों बाद इसकी वैल्यू 67,000 रह गई थी, कि 77,000 रह गई थी, बल्कि 67,000 कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन हमने इसकी स्टार्ट की, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने की एक डेट होती है ना, कि इस डेट से हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। वो डेट कौन सी है? when the asset is available for its intended use। हमारा intended use क्या था कि हमने इस एसी को इंस्टॉल करके यूज करना है सेल्स के डिपार्टमेंट में। अब अगर मैं उस एसी को इंस्टॉल करके, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, वो यूज करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको चला नहीं रहा, सर्दियां आ गई, मैं उसको चला नहीं रहा, मैंने गलती से, मैंने सर्दियों में एसी लगवाया कि यार सस्ता मिलेगा, मैंने सर्दियों में एसी लगवा के रख लिया कि 6 महीने बाद इस्तेमाल करेंगे, तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन 6 महीने बाद इस्तेमाल करनी है? आंसर है नहीं। मुझे उसकी डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करनी है? जब वो अपने इंटेंडेड यूज के लिए अवेलेबल था। यूज करो ना करो आपकी मर्जी है, चलाओ ना चलाओ आपकी मर्जी है, लेकिन क्या वो चल सकता था? तो हम उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर 1 जनवरी के ऊपर मैंने अपने एसी को इंस्टॉल करवा लिया, रेडी फॉर यूज है, लेकिन मार्च तक पहुंचने में सर्दियां थी, मैंने एसी नहीं चलाया, तो ये मेरी गलती है भाई, ये मेरा नुकसान है। मैं डेप्रिसिएशन उसकी तब भी जनवरी से रिकॉर्ड करूंगा, मार्च से ऑनवर्ड रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज जो भी एकदम मुझे याद आई है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम प्रोरेटा बेसिस पे चलते हैं। प्रोरेटा बेसिस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एसी खरीदा मार्च में, उसका जो इंटेंडेड यूज था वो उसी दिन हो गया, इंस्टॉल भी उसी दिन हो गया, रेडी फॉर यूज भी उसी दिन था, लेकिन मैंने खरीदा ही मार्च को। तो क्या मैं एक साल की जो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 8,000, ये 12 महीनों की डेप्रिसिएशन है, क्या मैं 12 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा या सिर्फ 10 महीनों की डेप्रिसिएशन? जनवरी फरवरी में तो मेरे पास एसी था ही, तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? एक्सपेंस को ओवरस्टेट थोड़ी करना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 10/12 कर दूंगा। मैं सिर्फ 10 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, सिर्फ 10 महीने की डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू को कम करूंगा और एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू मस्ट बी रिव्यूड एटलीस्ट एनुअली। हर साल के एंड पे उसकी यूजफुल लाइफ का रिव्यू करना चाहिए आपको। क्या पता कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम करने के लिए उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा एस्टिमेट करके बैठो। एक सोफा जो 10 साल बाद आपको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहनी, लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार ये यूजफुल लाइफ इसकी 20 साल है, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन IAS 16 ये कहता है कि आपने उसकी यूजफुल लाइफ का जो एस्टिमेट किया हुआ है उस एस्टिमेट को हर साल आपने रिव्यू करना है। इसी तरह जो रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट आपने किया हुआ है कि मुझे 10 साल बाद इस एसी को बेच के 20,000 रुपए मिलेंगे,
इस 20,000 को आपने कैसे एस्टिमेट किया, इसको भी आपने हर साल एनुअली जो है वो आपने रिव्यू करना है. और if significant parts of an asset have different useful life, they must be depreciated separately. इसको हम कहते हैं component depreciation. जैसे फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, उसकी जो बॉडी है उसकी यूजफुल लाइफ शायद 50 साल हो, लेकिन उसके अंदर जो इंजन है उसकी यूजफुल लाइफ शायद सिर्फ 10 साल हो. 10 साल बाद हमें इंजन रिप्लेस करना पड़ता है. अब ये इंजन क्या है, ये एसेट का यानी कि एरोप्लेन का एक मेजर कंपोनेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंजन की डेप्रिसिएशन में 10 साल की बेस पे अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उस बॉडी की एरोप्लेन की मैं 50 साल की यूजफुल लाइफ की बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ. डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड होगी, एसेट अलग रिकॉर्ड नहीं होगा. एसेट मेरा एरोप्लेन है 1 लाख का, जिसमें से 20,000 का इंजन है, 80,000 की बॉडी है. एरोप्लेन 1 लाख है, 20,000 का जो इंजन है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 2,000 पे 10 साल की यूजफुल लाइफ की बेसिस पे, जहां पे जो बॉडी है 80,000 की वो डेप्रिशिएट हो रही है 80 सालों पे 1,000 रुपए. ठीक है, 80 साल की बेस पे. तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 2,000 प्लस 1,000 3,000. नेट बुक वैल्यू मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या जाएगी, 97,000 ऑफ एन एरोप्लेन. ऐसा नहीं कि मैं इंजन को अलग रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं बॉडी को, एसेट मेरा एक ही रहेगा, उसके नीचे जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग कैलकुलेट होगा. ठीक है.